नमस्कार दोस्तों। आज इस सत्र में हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की रणनीति पर और इस हेतु कौन सी पुस्तकों का सहारा एक स्टूडेंट ले सकता है, इस पर बात करेंगे। काफ़ी दिन से अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर सामाजिक के लिए कुछ अगर सामग्री स्रोत आप है वो सजेस्ट कर पाते तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर का तो मैं यूट्यूब पे डाल चुका था, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि एसएसटी के बारे में कुछ किताबों को आपको सजेस्ट कर सकूँ। ठीक है। देखिए, एसएसटी के अंदर आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापक में टोटल 500 अंक का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से 200 अंक का फर्स्ट पेपर होता है और 300 अंकों का आपके सेकंड पेपर होता है। और इस 300 अंक के सेकंड पेपर में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 8 विषय होते हैं, जिसमें 4 विषय बड़े हैं, जैसे आपके इतिहास बड़े विषय में शामिल हो जाता है और राजनीति विज्ञान बड़े विषय में शामिल हो जाता है और भूगोल बड़े विषय में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये 3 तो एक्सट्रीमली सच में ही बहुत बड़े हैं। और इकोनॉमिक्स को आप बड़े में भी शामिल कर सकते हो, छोटे में भी शामिल कर सकते हो। और इसके साथ साथ में छोटे सब्जेक्ट में समाजशास्त्र आ जाता है ना। मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा कैसे इसकी तैयारी करनी है और क्या सामग्री हम यूज कर सकते हैं। समाजशास्त्र हो गया और लोक प्रशासन हो गया, ठीक है, और दर्शन शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र, और कौन सा शेष बच गया? 4, हाँ, एक हो गया शिक्षण विद्या। ठीक है, ये 3 और 3 6 और 2 8 विषय हैं और टोटल 150 प्रश्न आते हैं। तो सभी में लगभग 18-20 का एवरेज रहता है। ठीक है, बराबर प्रश्न आते हैं सभी के। तो आपको पता है कि 8 विषय हैं, तो हमारे लिए बड़ी चुनौती होती है। स्टूडेंट के लिए तो खैर वही है, लेकिन साथ में मेरे लिए भी और शिक्षकों के लिए भी कि 8 विषय हैं तो क्या मटेरियल सजेस्ट किया जाए। क्योंकि अगर 8 विषयों की मैं पुस्तकें बताऊं तो इतिहास की 3 पुस्तकें आती है, वर्ल्ड की अलग आएगी, इंडियन हिस्ट्री की अलग आएगी, है ना। राजनीति की 2 आएगी, भूगोल की 3 किताबें आएगी, इंडिया की अलग, विश्व भूगोल अलग, भारत का भूगोल अलग, राजस्थान का भूगोल अलग, अर्थशास्त्र की व्यष्टि अलग, समष्टि अलग, भारतीय अर्थशास्त्र अलग, समाजशास्त्र में भी सैद्धांतिक अलग, भारतीय समाज अलग, लोक प्रशासन में भी भारतीय प्रशासन अलग, प्रशासन के सिद्धांत अलग, दर्शन शास्त्र में वेस्टर्न फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी और एथिक्स आपके नीति शास्त्र, और शिक्षण विद्या में चलो एक किताब में काम हो जाता है। तो कुल मिला के 8 सब्जेक्ट है और चूंकि इसकी कट-ऑफ भी फिर कम रहती है। और मैं आपको बता दूं, मैं उसी विषय की रणनीति या पुस्तकों की सूची बताता हूं जिनको मैंने पास किया है और अच्छी रैंक से किया है। एक बच्चे ने एक दिन कहा, सर आपकी मार्कशीट्स वगैरह भेजो, नहीं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। मत करो विश्वास, मुझे ज़रूरत नहीं है। और आप तो ये कहोगे कि सर आपके नियुक्ति पत्र भी भेजो, आपके सर्विस में है कि नहीं है। हाँ, तो ठीक है ना, भरोसा हो तो कर लो, नहीं तो मत करो, है ना। आपको लगता है कि भरोसे योग्य व्यक्ति है तो आपको करना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं है तो नहीं करना चाहिए, कोई बाध्यता नहीं है। मैंने तो आज दिन तक इस चैनल पे कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, उसको लाइक वगैरह, जो मैंने तो कभी कहा नहीं किसी को। बच्चों को लगा कि ठीक आदमी है तो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, बच्चों को लगा कि क्रेडिबल व्यक्ति है, ठीक बात करता है, सुनना पसंद किया, बच्चों को लगा कि विश्वसनीय व्यक्ति है तो उन्होंने फॉलो कर लिया, है ना। कई बच्चे नौकरी भी लग गए, कई आलोचक भी हो गए, तो मुझे फर्क पड़ता नहीं है इन चीज़ों का। मैं बस मेरा काम शिद्दत से करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसी परीक्षा की रणनीति बताऊंगा जिसमें मैं पास हुआ और जिसको मैंने अच्छी रैंक से किया है ना, उसी की बात करूंगा, दूसरी किसी की नहीं करूंगा, ठीक है। तो सामाजिक को मैंने, राजस्थान की मेरी ये पहली नौकरी सामाजिक सेकंड ग्रेड की थी, 4 साल नौकरी करी थी मैंने, और उस समय भी यही सब्जेक्ट था। थोड़ा बहुत सिलेबस ऊपर नीचे हुआ होगा, कोई बड़ा फर्क नहीं आया, ठीक है।
तो अब देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है। मैं आपको सबसे पहले थोड़ी रणनीति बताता हूँ इसको करना कैसे है। इसमें सबसे पहला तो आपको छोटे से सब्जेक्ट है, ये जो 4 सब्जेक्ट है या 5 कर लो, ये 5 छोटे सब्जेक्ट कह सकते हो आप, इनमें बहुत अधिक नहीं, एक रजिस्टर बनता है 500 में। इन 5 सब्जेक्ट्स को आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। कारण बता रहा हूँ, इनको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ये आपको पूरे प्रश्न देता है। अब इन 5 से लगभग 90 प्रश्न आएंगे। अब जो 90 प्रश्न आएंगे, अगर आप बार बार उसी रजिस्टर को पढ़ोगे ना कंटिन्यू, तो 90 में से आप 60, 65, 70 प्रश्न निकाल लोगे, पहली बात। दूसरा क्या है कि अगर आप किताबों में नोट्स नहीं बनाएंगे तो इकोनॉमिक्स की 3 किताबें अलग अलग पढ़ वापस कब पढ़ोगे आप। समाजशास्त्र, इन सभी में 8-10 किताबें हो जाएगी। अच्छा, अगर इनके आप नोट्स बनाते हैं तो तीनों 5 भाग के 5 कॉपियाँ बनेगी, और उन 5 कॉपियों को आप बार बार पढ़ोगे ना, तो इन 5 में से शानदार कर लोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो इन 5 के एक तो आपको नोट्स बना लेने चाहिए, पहली बात, क्योंकि ये छोटे भाग है 5, इनमें ज़्यादा कुछ इतना बड़ा है नहीं, और यहाँ पूरे सवाल निकाले जा सकते हैं। एक स्टूडेंट की सफलता इन 5 सब्जेक्ट्स में छुपी हुई है। इन तीनों में इतनी नहीं है जितनी इन 5 में। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन को अगर आप बढ़िया से नोट्स बनाते हैं, एक रजिस्टर बनता है, और मुझे लगता है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता, 1-2 प्रश्न भले इधर उधर हो जाए। यही कहानी समाजशास्त्र की, यही दर्शन शास्त्र की है, यही टीचिंग मेथड की, यही अर्थशास्त्र की। 5 विषयों के नोट्स बना लेने चाहिए, और मुझे लगता है कि 5 विषय सबसे पहले पूरे कर लेने चाहिए आपको। इन 3 में आप उलझ गए ना, जैसे इतिहास, राजनीति और भूगोल, तो आप मान के चलिए कि आप इनसे निकल नहीं पाओगे वापस। तो पहले इनको कर लो, उसके बाद एक एक इसको करना शुरू कर दो, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये 5 बहुत ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इन 500 को उठाना चाहिए, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपने पहले भी पढ़ा है, या आपने कॉलेज के दौरान पढ़ा होगा, या फिर आपने विद्यालय शिक्षा में पढ़ा होगा, या आपने किसी कंपटीशन में पढ़ा होगा। एमए वगैरह भी इनमें करते हैं लोग मोस्टली सारे। तो ये 3 तो हम काफ़ी परिचित हैं इनसे, तो इनको अपन बाद में भी आराम से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। मैं इन तीनों की भी आगे रणनीति की बात करूँगा, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। लेकिन ये 5 विषय ऐसे हैं जिसमें से बहुत कम बच्चे लेते हैं। जैसे टीचिंग मेथड तो किसी का होता नहीं, फिलोसफी कम लेते हैं, लोक प्रशासन भी कम लेते हैं, सोशियोलॉजी भी कम लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी कम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन 5 को स्टार्ट कीजिए, और 5 को आप नोट्स बना रहे हैं तो एक एक को पूरा करके 500 को पूरा कर सकते हैं, या पहले 2 ले लो, दोनों को पूरा कर लो, फिर 2 ले लो, ऐसे करके कर लो। 5 ही अगर नोट्स बना के काम करते हैं तो आप मान के चलिए 4 या 5 महीने में आप काम कर लेंगे। एक सब्जेक्ट 1 महीने में आराम से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, नोट्स बना लेने चाहिए इस 500 के। अब कैसे बनाने हैं नोट्स? अब इसमें से आपके पास में एक विकल्प है, या तो आप देखो, आप इसको प्रचार मत समझना, ये मेरा एक आइडिया है, और अगर आप मेरे आइडिया से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने आइडिया पे चल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। मतलब मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आप इसमें कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। क्यों? कारण बताता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट कॉलेज और स्कूल शिक्षा में जनरली इन 8 में से, इन 5 में से 3 या 4 तो डेफिनेटली उसके पढ़े हुए नहीं होते। मोस्टली या तो किसी ने इकोनॉमिक्स ले ली होती है तो ये 3 नहीं होते, किसी ने समाजशास्त्र लिए तो ये 3 नहीं होते। कुल मिला के इन 5 भाग ही ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं, और नए भाग होते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि मैं आपको किताब भी बता दूंगा, लेकिन किताब से समस्या ये आती है कि जब भाग नया है, सब्जेक्ट बिल्कुल नया होता है ना, तो उसकी लैंग्वेज एक तो आपको समझ में नहीं आती है। दूसरी बात ये दिक्कत आती है कि उसमें से सवाल कैसे आते हैं, वो पैटर्न आपको समझ में नहीं आता, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र का एक पार्ट है उपभोक्ता फलन, अब कंजप्शन ऑफ फंक्शन, अब इसमें प्रश्न कैसा पूछा जाता है, कंजप्शन ऑफ फंक्शन में बी का मतलब क्या है, एमपीसी, एमपीसी क्या होती है, फिर आपके सी बराबर एफ कोष्टक में वाई, इस एफ का क्या मतलब है, एपीसी और एमपीसी में आपस में संबंध क्या है, एपीसी गिरती है तो एमपीसी क्यों गिरती है, क्या बढ़ती कैसे है, गरीब देशों की एमपीसी अधिक होती है कि अमीर देशों की होती है, दिक्कत क्या आती है। अब जैसे अर्थशास्त्र में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, अब वहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाता है वहाँ पे कि भाई 2 वस्तुओं के संबंध में एक उपभोक्ता कहाँ पे संतुलित होगा, कहाँ पे वो संतुष्ट होगा। आपको आइडिया नहीं रहता है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं। यही बात सोशियोलॉजी में, यही बात लोक प्रशासन में, यही बात फिलोसफी में।
क्योंकि चूंकि ये पढ़ा हुआ नहीं होता तो एक तो उनको इसकी अपने को भाषा समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये कि हमने 5-6 बार पढ़ के भाषा मान लो समझ में ले भी ली, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इस पाठ से किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। और जो काम हमारा 1 या 1.5 महीने में होना था वो काम 7-7 महीने नहीं हो पाता। तो बड़ी दिक्कत सी आती है इन विषयों के संबंध में। तो मुझे लगता है कि एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आपको कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से इन सेगमेंट्स को कोचिंग से पढ़ लो, और कोचिंग्स में जो पढ़ाया जाता है उस कोचिंग से आप बना लो नोट्स बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब कोचिंग कौन सी लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जो ठीक लगती है डेमो दीजिए, लीजिए आराम से और कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो करें ये करें, यहाँ पे आप पहले सेलेक्टेड बच्चे उनको भी पूछ सकते हैं, आपको मास्टर जो भी ठीक लग रहा है समझने में, ठीक है। यहाँ पे मेरा बैच भी चल रहा है, ठीक है, 2nd ग्रेड का, 2nd ग्रेड सामाजिक का ऑफलाइन बैच है, उसको ऑनलाइन किया हुआ है। उसमें भी जैसे अर्थशास्त्र तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे भी ये सारी फैकल्टी बड़ी टॉप क्लास की है। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इन सब्जेक्ट्स की ले लेनी चाहिए, बाकी तीनों की भली मत लो आप। ये सेगमेंट पढ़ लो और उसके नोट्स बना लो, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे ही इस कोचिंग से इसके नोट्स रेडी हो गए उसके बाद में आप इन किताबों आप है वो इसकी एक एक गाइड भी ला सकते हैं। मैं किसी गाइड का नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप कोई भी गाइड एक लाके उससे चेक कर सकते हैं। फिर अगर आप किताब लाके भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोचिंग से आप समझे हुए, आपको पता है प्रश्न कैसा आता है। फिर अगर आप कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ोगे तब आपको उसमें से बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने समझ रखी चीज़ों को। तो सबसे पहला काम ये कीजिए, नोट बना लीजिए और कोचिंग जाते हैं जिससे नोट्स अपने आप बन जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बार बार इसका रिवीजन करते रहना है और कोशिश करनी है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन करो, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो मुझे लगता है कि ये छोटे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं। अब छोटे सब्जेक्ट जब अच्छे हो जाते हैं उसके बाद आप बड़े सब्जेक्ट को एक एक को ले लीजिए। अब इसमें 1 या 2 का रिवीजन करिए और एक एक सब्जेक्ट इसको ले लीजिए, राजनीति, भूगोल और इतिहास। अब इन तीनों में क्या करना है, देखो इसके नोट्स बना दिए, कोचिंग कर ली और इसको ठीक तरीके से काम कर लिया। इनमें क्या करना है, इनमें जैसे इतिहास है तो सबसे पहले विश्व इतिहास बढ़िया तैयार कर लो, भूगोल है तो विश्व का भूगोल बढ़िया तैयार कर लो, और फिर राजनीति में सिद्धांत बढ़िया तैयार कर लो, है ना। आप इन तीनों के नोट्स भी बना सकते हैं और ये तीनों आप टीचर से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि देखो इन सिद्धांतों के आधे आधे प्रश्न आते हैं। तो विश्व भूगोल, विश्व इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की थियरी पोर्शन, ये बहुत शानदार तरीके से पढ़ लो। पीछे रहा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इनके नोट्स बना, इंडियन पॉलिटी नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी किताब गाइड है उससे ही अंडरलाइन करके पढ़ लो। आप नोट्स आप इन 500 के बना लीजिए और इनके सिद्धांतों के बना सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत बना लिए, भूगोल के जो भौतिक भूगोल है उसके नोट्स बना लिए, इतिहास में विश्व इतिहास के बना लिए। आपको किसी भी सूरत में, मुझे यूं लगता है कि भारत का इतिहास और भारत की राजनीति, राज व्यवस्था और भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, इनके नोट्स कोचिंग जा रहे हैं कर रहे हैं अलग बात है, बाकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इनको आप किताब से देखिए। और जहाँ तक राजस्थान के भूगोल की बात है, नया पुराने के चक्कर में मत फंसिए, पुराना ही पढ़िए, क्योंकि अभी तो भजनलाल सरकार ने प्रेम बैरवा समिति बिठाई है और वो समिति अभी क्या करेगी, जिलों को कम करेगी। अभी 50 से जिले आएंगे वापस 33-35 पे जाके। अभी बहुत चेंज होने वाला, आप नए नए के चक्कर में मत फंसे। अखबार में अभी एक न्यूज़ दिला दी थी, कोचिंग वाले गाइड वाले सब मिलके मूर्ख बना रहे हैं। आप पुराना भूगोल पढ़िए बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्योंकि अभी तो जिलों में और चेंजेस आएगा। अभी सरकार ने किसी जिले का क्षेत्रफल जारी नहीं किया है। अभी आर्थिक समीक्षा आएगी, वो भी पुराने जिलों के बेस पे आएगी। जनगणना है पुराने बेस पे, सारा कुछ पुराना होना है। इनको तो आप नोट्स ना बनाए, किताबों में पढ़ लें, और इनकी तो मुझे लगता है कोई गाइड पढ़ ले। मैं किताबों के नाम आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इनके आप है वो नोट्स बना लोगे तो 3 कॉपी इधर होती है, 4-5 कॉपी इधर होती है, 6-7 कॉपी हो जाएगी और 2-3 गाइड्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपका काम पक्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इसमें भी
सैद्धांतिक भाग को ज़्यादा बार रिविजन करें। जैसे लोक प्रशासन है तो लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास है, लोक प्रशासन के सिद्धांत है, समाजशास्त्र के सिद्धांत है, इकोनॉमिक्स के जो आपके मांग और पूर्ति, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता फलन, इनको ज़्यादा थोड़ा सा देखें क्योंकि यहाँ से आधे प्रश्न आते हैं और थोड़े टिपिकल भी होते हैं। जितना ज़्यादा देखा हुआ होगा उतने ये ज़्यादा सही होंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, इन 500 के नोट्स बना लो, प्लस हो सकता है तो आप इन तीनों के भी नोट्स बना लो। तो ये 3 और ये 5 और ये 3 इनके नोट्स बना लो, और इनका ये पोर्शन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये मेरे अनुसार है। आप यूँ मत समझना कि हमारे ऊपर कोई थोप रहा है, कोई थोप नहीं रहा है। अच्छा, आप कहोगे नहीं सर मैं इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के भी नोट्स बनाऊंगा, मैं पूरी कोचिंग जाता हूँ। कोई बात नहीं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर होता तो 5 के ये बना लेता और इसमें से ये बना लेता। बाकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन एंड राजस्थान भूगोल ये तो मैं किताब से देख लेता, नोट्स का काम नहीं करता। अगर हाँ ठीक है, कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन कर लेते और फिर ऑफलाइन में लिखवाते हैं तो फिर लिख लेते, अलग बात थी। लेकिन अगर घर पे पढ़ता तो निश्चित तौर पे कोई ऑनलाइन देख लिया, इससे काम कर लिया, फटाफट इसको सबसे पहले निपटाता, फिर इनके रिवीजन शुरू करता, और ये जो नोट्स नहीं बना रहे इसकी कॉपी को देखना शुरू कर देता, और फिर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेता। क्योंकि पुराने पेपर्स की इतनी किताबें इनकी आती नहीं है, ये बड़ी समस्या रहती है। ठीक है, तो ये इसका पढ़ने का तरीका रहेगा। स्मार्ट तरीका यही है कि आपको किस तरह से इस पर काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जोर आपको इन 500 पे देना है, और फिर इन तीनों के भी ये भाग ज़्यादा देखने हैं और इन भागों को, क्योंकि देखो आप इनके ऊपर बहुत मेहनत भी करोगे ना तो भी नंबर उतने ही आते हैं, जितना कम मेहनत करोगे तो भी लगभग उतना ही रहता है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, भारत के इतिहास से प्रश्न आएंगे 8-10 से प्रश्न, भारत की राज व्यवस्था से सवाल आएंगे 6 से 7, 16-17 हो गया। विश्व, भारत और राजस्थान के भूगोल से लगभग 10 सवाल, ये 25 एक सवाल है। इस 25 सवाल और इधर है ये पूरे 125 सवाल, तो 125 के नोट्स बना दो और ये 25-30 सवालों के आप किताब से पढ़ लो। इन 30 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 18-20 यूँ ही कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे बिना नोट्स। 130 जो है ना, ये यहाँ पे आप 90-100 के आसपास पहुँचोगे ना तो बड़े आराम से आपकी नौकरी लग जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला काम तो ये करना। अगर आप सोचते हो कि मैं एक भी किताब का नोट्स नहीं बनाऊंगा तो आपकी इच्छा है, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो काम हो गया ये। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी अध्ययन सामग्री में 3 चीजें आती है। एक आती है गाइड, एक आती है पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें बड़े लेवल पे आती है, और तीसरी आती है कोचिंग। अब आपको इसमें किस पे काम करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो गाइड की मैं अगर बात करूँ, इसकी खूबी ये होती है कि सारे पाठ इसमें सारी सामग्री आ जाती है ना, क्योंकि वो सिलेबस के अनुसार लिखी होती है। कमी ये होती है कि इसमें अवधारणा समझ नहीं सकते आप। गाइड पढ़ के आप विषय के प्रति विकास नहीं कर सकते, और अगर आरपीएससी ने थोड़ा सा पेपर कंसेप्चुअल दे दिया या समझ आधारित दे दिया तो गाइड वाले बच्चे ढह जाते हैं। गाइड में आपको पाठ तो सारे मिल जाते हैं लेकिन एक अप्रोच डेवलप नहीं हो पाती, आपकी खुद की समझ विकसित नहीं हो पाती। आपको तथ्य मिल जाता है लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो गाइड के भरोसे आप नहीं रह सकते, है ना। अवधारणा नहीं है यहाँ पे, इसको आप प्राथमिक स्रोत नहीं मान सकते। गाइड को आपको कहाँ यूज करना चाहिए, जो टॉपिक आपको अच्छी पुस्तकों में नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे आप उस गाइड से देख लो। जैसे भारत का यूएनओ में योगदान, अब वो पार्ट आपको गाइड किताबों में, अच्छी किताबों में नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे देख लो। अच्छा, अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तब मैं आपको बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि किसी गाइड को आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल गाइड से दूर रहें। क्यों? अगर आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो गाइड की ज़रूरत नहीं है। अगर कोचिंग से जुड़े हुए नहीं है तब आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं है कोचिंग से तो आप गाइड ले सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है कि जैसे कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बड़ी पुस्तकों में नहीं मिलते। वो टॉपिक या तो आपको गाइड में मिलते हैं या कोचिंग वाले शिक्षक पढ़ा देते हैं, वो 4-5 किताबों से मिला के बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अगर आप गाइड पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है कोचिंग संस्थानों की। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये, गाइड कौन सी लानी ये भी अपन बाद में बात करेंगे। तो एक चीज़ इसका ध्यान रखना, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं, घर पे गाइड लेके बैठे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।
पहली बात तो ये कि ये अपनाइए गाइड या फिर आप कोचिंग अपना लीजिए, दोनों में से एक काम करिए। अब बात आती है इसका रोल कभी खत्म नहीं हो सकता। ये कोचिंग कर रहे हैं तो भी ठीक है, गाइड पढ़ रहे हैं तो भी ये ठीक है। इसको तो आप यूं समझ लीजिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। पुस्तकें बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये समझ भी विकसित करती है, सब चीज़ें करती है। लेकिन इसकी कमी कहाँ आती है, नए सब्जेक्ट में ये सीधी समझ में नहीं आती। तो जैसे इसको पढ़ने के बाद में अगर कोई किताब देखते हैं तो दिक्कत नहीं, या फिर यूं कहिए कि जैसे आपने कोचिंग पढ़ ली, सारा सिलेबस आपने बढ़िया तैयार कर लिया, उसके बाद अगर आप कोई पुस्तक देखते हैं तो आप थोड़े एनरिच ही होंगे, लॉस वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप सीधी जैसे इकोनॉमिक्स, वेस्टी अर्थशास्त्र की किताब लेके बैठ गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 3 पेज नहीं पढ़ पाएंगे। और यही बात आपकी लगभग हर विषय के साथ रहेगी, 3 विषयों को छोड़ के। भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में जनरली दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटिकल साइंस में भी सिद्धांतों में थोड़ी दिक्कत रहती है, भूगोल में भी थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो ये गाइड या कोचिंग में एक सेलेक्ट करना है, बिठा देना दिमाग में, दोनों में से एक। अब आपने या गाइड सेलेक्ट कर ली या कोचिंग सेलेक्ट कर ली। ये करने के बाद जब ये तैयार हो जाता है, जैसे गाइड ही ले ली, कोचिंग नहीं लेनी आपको, मान लो आपने ये तय कर लिया, गाइड ले ली तो गाइड पूरी बढ़िया पढ़ लो, तैयार कर लो, किताबें देख लो। फिर किताबें मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है। अगर आपने कहा गाइड नहीं दे देंगे, कोचिंग ही देख लेते हैं, कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन देख लेते हैं। ऑनलाइन में भी ये कोशिश करो जो क्लासरूम रिकॉर्ड हो, ताकि क्या है कि क्लासरूम रिकॉर्ड थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अब क्लासरूम रिकॉर्ड आपने कोई कोचिंग संस्थान ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया तो आपको गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत तैयार हो जाता है। फिर आप एडवांसमेंट के लिए किताब देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा होती है, कोई कंसेप्ट आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ तो कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों एक साथ रखनी नहीं है, गलती से भी नहीं रखनी। पुस्तकों में देखो आपको 11th 12th भी होती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी आती है, पुस्तकों में अन्य अदर पब्लिशर्स भी आएगी, पुस्तकों में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये रखते हो तो ये नहीं करना है, ये कर रहे हो तो ये नहीं करना है। इसको आपको कब करना है, एक कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के बाद इसको कर लेना चाहिए अगर आपको टाइम मिलता है तो, और गाइड पढ़ रहे हैं तो गाइड के बाद ये कर लेना चाहिए। तीनों एक साथ लेके बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है। अच्छा, अब बात ये आती है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो मैंने बताया किस किस के करने हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के शिक्षक ने पढ़ा दिए, नोट्स तो वैसे रेडी हो गए हैं। उसके बाद अगर आपको एक एक किताब ला के देखते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ चीज़ें किताब से आपको एक्स्ट्रा मिलती है तो अपने नोट्स में ऐड अप कर दें। फिर गाइड लेके और उस नोट्स को एनरिच नहीं करना है। कोचिंग में पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, तो नोट्स बनाने के बाद आप कोई एक्स्ट्रा एडवांस पुस्तक देखते हैं, पुस्तकें गाइड नहीं, उसमें से कोई भी नई बात आती है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो इसका संयोग किया जा सकता है, ये बेस्ट संयोग कहलाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोचिंग नहीं, मैं गाइड पढ़ूंगा, तो गाइड से नोट्स नहीं बनते, गाइड्स अपने आप में ही नोट्स होती है। तब आप क्या करोगे, गाइड और पुस्तकों को मिला सकते हो, ठीक है। अगर आप इस दोनों को मिला लेते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर लेते हो तो इसको करते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तीनों को मत अपनाओ, बस इसको तो बीच में रखना ही रखना है, या तो इसके साथ जाओ या इसके साथ चले जाओ। इसके साथ दिक्कत ये होती है कि गाइड पढ़ने के बाद में समझ विकसित नहीं होती, आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी। और इसके साथ ये है कि ये कर लिया तो हो सकता है कई बार किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो मेरे क्लास में कहता भी हूँ, मेरे सामाजिक के जो बैच चल रहा है उसमें स्पष्ट कहता हूँ कि आपको कोचिंग की जो कॉपीज आपको लिखवाई जा रही है, जिस दिन इस पर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि सर इस कॉपी से हम सवाल गलत नहीं करेंगे, उस दिन मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ और आप बड़े आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, किताब की भी आपको आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमने कोचिंग के द्वारा लिखाई गई सारी सामग्री को बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लिया है, अब सर टाइम बच रहा है, तब आपको किताब देख लेनी चाहिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात होगी ये, तो दोनों चीज़ें होगी, मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे कि कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप सोचिए प्राचीन पूरा है, ये मध्य पूरा है और ये आधुनिक पूरा है, और वर्ल्ड में 3 क्रांतियाँ हैं। 5 से 6 साल वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं, बाकी सारे इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न हैं। अभी अगर इसकी किताबें बताएं तो 3 किताबें होती है, विश्व इतिहास की अलग आती है, भारत के इतिहास की अलग आएगी, ठीक है। तब दिक्कत आती है हमारे लिए कि हम अगर 3 किताबें बताएं तो बच्चा कहता है सर 3 किताबों से तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको मेरे स्तर से जो भी आपको ठीक लगता है वो बता देता हूँ, ठीक है।
अब देखो भारत का इतिहास, भारत इतिहास में आपके पास कोई भी गाइड है तो आप अपने स्तर पे गाइड देख लेना, मैं किसी गाइड का नाम नहीं लूँगा। आप अगर कह रहे हो सर हमने आर्य से भारत के इतिहास के जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में है वो पढ़ लिए तो आर्य दी बेस्ट है, आपको कोई और किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने कह दिया सर हमने दिव्य दृष्टि से पढ़े हैं तो दिव्य दृष्टि बेस्ट है, आपको आर्य वगैरह और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ। भारतीय इतिहास में दोनों में से कोई भी एक किताब लेके आप भारत के इतिहास के टॉपिक कर सकते हैं। प्लस फिर बात आती है विश्व इतिहास की। अब जब विश्व इतिहास की बात आती है तो विश्व इतिहास में 3 क्रांतियाँ हैं और मैं चाहूँगा कि आप अरविंद भास्कर सर की किताब पढ़िए और उसमें से तीनों क्रांतियों के नोट्स बना दीजिए। मैंने कहा ना नोट्स कहाँ कहाँ बनाने, 5 उन सब्जेक्ट के बनाने और वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और राजनीति विज्ञान के अंदर आपके सिद्धांतों के, बस बाकी नोट्स नहीं बनाने। तो अरविंद जी से किताब लीजिए नई मार्केट से या अपने किसी साथी से, उन तीनों क्रांतियों के नोट्स बना दीजिए बस। अच्छा, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है किसी माध्यम से, है ना, मेरे कोर्स वगैरह को पढ़ रखा है तो आपको इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। उस नोट्स को आप वापस पढ़ते रहना, किसी किताब को नहीं देखना, क्योंकि मैं बड़ा श्योर हूँ और मैंने जिस लेवल का पढ़ाया है आपको किसी अन्य पुस्तक के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक को लेके इसके नोट्स बना देना, इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइन करके जो टॉपिक कोर्स में है, जैसे यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन तो 1905 और 14 तक का द्वितीय चरण में 24, फिर सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों पढ़ने हैं। गांधी जी के तीनों आंदोलन नहीं पढ़ने, बस कांग्रेस का केवल उदारवादी चरण और गर्मपति चरण जो है वही पढ़ना है। क्रांति के कारण प्रकृति घटनाएं पूरी पढ़नी है, ये सिर्फ 3 क्रांतियाँ पढ़नी है, इसमें नेपोलियन भी नहीं पढ़ना फ्रांसिस क्रांति में। उसके बाद जैसे ये है सिंधु घाटी का आपकी विशेषताएं पढ़नी है। इस वैदिक काल में समाज और धर्म के साथ वैदिक साहित्य भी पढ़ लेना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसके कारण और इनकी केवल एजुकेशन ही पढ़नी है। मौर्य काल में इसके जानकारी के स्रोत, राजनीतिक जीवन देखना, राजाओं की उपलब्धियां और केवल प्रशासन देखना, समाज वगैरह नहीं देखना। मौर्य काल के बाद की बात करेंगे तो मौर्य काल के बाद शुंग, कर्ण वगैरह जो है, सातवाहन वगैरह, इनकी केवल कला देखनी है। ऐसे कैसे सारा जो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है वो उस किताब से आप देख लो, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको अरविंद भास्कर से तीनों क्रांतियों के नोट्स बना दो और उसको आप कंटिन्यूसली देखते रहें। और अगर आप मेरे से पढ़ रखें तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है भूगोल। भूगोल के अंदर अगर मैं बात करूं तो भूगोल में भी 3 किताबें चाहिए। ये है आपके भौतिक भूगोल, ये भारत का भूगोल, एक राजस्थान का भूगोल। अब आपको क्या करना है, जो भूगोल है इसमें 11वीं व 12वीं की जो NCERT है ये कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही है और आपको किसी और पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट भौतिक और भारत का भूगोल इसमें आ जाता है। इसमें भारत का भौतिक पर्यावरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, 2 भारतीय लोक और अर्थव्यवस्था, ये तीनों किताबें जो है आपके सिलेबस को कंप्लीट कवर कर लेती है। और प्रायोगिक भूगोल, उसमें अक्षांश और देशांत रेखाएं कवर हो जाती है और पृथ्वी की गतियां कवर हो जाती है। तो 11वीं और 12वीं की NCERT में आपको भारत और विश्व मिल जाएगा। विश्व के भूगोल के आप नोट्स बना दो, ठीक है। इसके बाद में भी आप कहोगे नहीं सर हमें एक और कोई किताब चाहिए, तो आप बौद्धिक प्रकाशन की भारत और विश्व की किताब ले सकते हो। बौद्धिक प्रकाशन को वाणी प्रकाशन भी कहते हैं। इसकी भारत की अलग आती है और राजस्थान की विश्व की अलग आती है। तो मुझे लगता है इससे कर लो, फिर आपको लगता है तो आप ये कर सकते हो। और अब बात आती राजस्थान की। राजस्थान के भूगोल की किताबें आपके पास में बेशुमार पड़ी है और जो भी आपके पास में है उससे पढ़ लेना। किसी किताब को मैं नाम बताने की मुझे ज़रूरत अब है नहीं, ठीक है। और पुराना ही पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी भी आपके ये जिलों में वापस एक बार चेंजेस आएगा, ठीक है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप नए पुराने के फेर में मत फंसे, जो पुराना है उसको आप अच्छे से चलने दें, ठीक है। तो ये हो गया भूगोल का। 11वीं 12वीं की NCERT याद करके पढ़ लेना और एक राजस्थान के भूगोल की जो भी आपके पास किताब है। NCERT के बाद में भी आपको लगता है कि हमने पढ़ लिए और विश्व भूगोल के नोट्स बना लिए, तब विश्व भूगोल बौद्धिक प्रकाशन से भी एक बार देख लेना, फिर आपके नोट्स एनरिच हो जाएंगे पूरे। और वापस मैं वही बात कहूँगा, अगर आप मेरे से अगर ये भारत और विश्व वाला भूगोल आपने पढ़ रखा है तो आपको इन किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी NCERT वगैरह बहुत अच्छी तरीके से ले रखा है। और आप पुराने विद्यार्थियों से पूछोगे जिनको पता भी है, तो आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं है। और मेरे वाले नोट्स आप आराम से खुद से लिखना और तैयार कर लेना, इसका सारा काम मैंने बना रखा है,
ठीक है, इसका हो गया काम पक्का। तो देखो इसमें भी अक्षांश, देशांतर वगैरह वगैरह बहुत टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट फिक्स किए हुए 18 से 20 प्रश्न आते हैं, तीनों के बराबर बराबर प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको बढ़िया देख लेना, और ये मैंने इनकी पुस्तकें बता दी है। अलग से फिर आप कहोगे कि नहीं हमने, हमारे पास में सर बौद्धिक प्रकाशन नहीं है, महेश बर्णवाल है, तो ठीक है वो बर्णवाल भी सही है। आप कहोगे नहीं हमारे पास पायनियर है, तो ठीक है पायनियर सही है। आपका जैसे भूगोल विषय है और आप कहोगे कि नहीं हमारे पास में सर सविंदर सिंह की किताब है, तो वो तो बाइबिल है पूरे भूगोल की, है ना। बस मैं तो ठीक है वो बता रहा हूँ जो आपके शॉर्ट में काम चल जाए और हमारी परीक्षा में सवाल 90% आ जाए। बाकी आपके पास में दूसरी कोई किताब है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल यही लानी है। मैं कह रहा हूँ कि बौद्धिक प्रकाशन लानी है, आपके पास में कोई और पड़ी है, आप वो छोड़ के और नहीं लाते हैं, ऐसा काम मत करना। ये तो मेरा एक सजेशन है। आपके पास कोई अन्य किताब है तो अन्य लेके भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताबें लगभग सब समान ही होती है, मटेरियल सब में सेम होता है। बस फर्क पड़ता है पढ़ने वाले पे कि पढ़ने वाला किस तरह से उसको तैयार करता है। ये भूगोल का काम हो गया। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में देखो 4 चीज़ें, 3 कर दी इन्होंने। ये भारत का भूगोल भी कर लिया पूरा, सांख्यिकी कर ली, और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कर दी। ठीक है, अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी वगैरह इन सबको कैसे करना है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र, ठीक है, आपको क्या करना है, 11वीं व 12वीं की एनसीईआरटी, इसकी 3 किताबें हैं, व्यष्टि, समष्टि और सांख्यिकी। ये तीनों इसमें आती है 11th-12th में। और आपको बता दूं कि 2 या 3 टॉपिक को छोड़ के सारा का सारा इसमें कवर हो जाता है। इसकी दोनों की एनसीईआरटी की पासबुक आती वीके ओहरी की, वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, वीके ओहरी की किताब आती है। और इसके अलावा जैसे कुछ इंडेक्स वगैरह है, उसके लिए कोई गाइड आप देख सकते हैं, है ना। जैसे HDI है, PLQI है, ये इंडेक्स का तो कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए आप गाइड देख लो। गरीबी, बेरोजगारी, ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं होते। और समष्टि और व्यष्टि के जो टॉपिक है ना, वो सारे इसमें से देख लो। समष्टि व्यष्टि की कौन से टॉपिक है, जैसे राष्ट्रीय आय है, उपभोक्ता संतुलन है, उपभोक्ता फलन है, मुद्रा और पूर्ति, मांग और पूर्ति के सिद्धांत है, और इसके अलावा आपके मुद्रा पूर्ति के पैमाने हैं, सांख्यिकी पूरी इसमें आ जाती है, साख नियंत्रण और साख सृजन है, ये सब इसमें से आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे सांख्यिकी आ जाती है। और छोटी छोटी गरीबी, बेरोजगारी वगैरह गाइड से देख सकते हो आप। ठीक है, और अगर वापस वही बात कहूँगा कि मेरे से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पिछले बैच में हो चाहे अभी जो चल रहा है इस बैच में पढ़ रहे हो, तो आपको इस किसी किताब की ज़रूरत नहीं, मैंने उस हिसाब से सफिशिएंट दे रखा है। आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए रखे हैं, सक्सेस पॉइंट एप्लीकेशन पे है वो सारा कुछ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिक्स, इन तीनों का काम तो आप इस हिसाब से कर लेना। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप बहुत अच्छे से सवाल सही कर सकते हैं, और इसके तो आपको पूरे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में भी 3 पोर्शन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है सिद्धांतों का भाग, ठीक है, एक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग, और तीसरा आता है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3 हिस्से हैं। अगर किताब बताते हैं तो 3 किताबें हो जाती है। इसको आपको कैसे करना है, राजनीति विज्ञान को। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। पीछे 11वीं व 12वीं की किताब थी, अभी वाली नहीं, पहले चलती थी RBSC में, राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन में, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत बेहद शानदार तरीके से समझाए हुए थे, और जिसमें 8 या 9 चैप्टर थे, मुझे अच्छे से याद है। अभी NCERT वाली में बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो समकालिक और विश्व की राजनीति और भारत की राजनीति दी हुई है, जो इतनी ज़्यादा काम की नहीं है हमारे इस परिप्रेक्ष्य में। 11th और 12th का 12वीं की RBSC बेहद शानदार किताब है। और इसके अलावा भारत के संविधान की जो किताब है वो आप लक्ष्मीकांत से भी देख सकते हैं, वो आप आपके बौद्धिक प्रकाशन से भी देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि 11वीं 12वीं में कॉन्स्टिट्यूशन का भाग भी साथ है, आप उससे ही देख लोगे ना, तो आपको ये किताबें भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और साथ में एक आधी गाइड ले सकते हैं, और गाइड में फिर आपको क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ना, जैसे आपके UNO में भूमिका है, या फिर आपकी विदेश नीति के संबंध है ना, ये छोटे छोटे बिंदु आपको इस जगह आपको आराम से मिल जाते हैं गाइड के अंदर। तो ये 3-4 किताबें फॉलो कर सकते हैं, इसको आप वरीयता दें।
वापस वही कहूँगा, अगर आप अपने वाले से जुड़े हुए हैं सक्सेस पॉइंट से, तो राजनीति विज्ञान की भी मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप उसको कंप्लीट फॉलो कर सकते हैं, और आप सेल्फ कर रहे हैं तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैं मेरे वाले का अश्योरिटी इसलिए दे रहा हूँ कि मैं मेरी टीम से वाकिफ़ हूँ, हमारे कंटेंट से वाकिफ़ हूँ। हर दूसरे कोचिंग संस्थानों की मैं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता, मुझे नहीं पता कि उनका कंटेंट किस लेवल का है, इसलिए मैं मेरी वाले का कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप आराम से राजनीति विज्ञान से देख लेना, और यहाँ से भी आपको आराम से 90% सवाल किताबों से आराम से मिल जाते हैं, तो ये कर लेना। और मैं कहूँगा कि जो सिद्धांत वाला भाग है उसके बढ़िया नोट्स तैयार कर लेना, और ये छोटे वाले जो टॉपिक है ना 2, इनके भी नोट्स बना लेना बढ़िया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो नोट्स किसके बनाने किसके नहीं बनाने ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो राजनीति विज्ञान में इसको आप देख सकते हो, लक्ष्मीकांत या बौद्धिक प्रकाशन, एक गाइड लो 2 टॉपिक के लिए, 11वीं और 12वीं की किताब से सिद्धांत तैयार कर लो। ठीक है, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र में क्या है, समाजशास्त्र के अंदर आपके एक तो भारतीय समाज और उसकी समस्याएं हैं, पुराना समाज भी है, और समाजशास्त्र के सिद्धांत भी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बौद्धिक प्रकाशन का समाजशास्त्र आता है, और उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं और शानदार लिखा हुआ है। एक गाइड ले लेना जिसमें 2-3 टॉपिक बौद्धिक प्रकाशन में कम है ना, जैसे ये जैसे वर्णाश्रम धर्म और कुछ बिंदु कम है उसमें बौद्धिक प्रकाशन में, तो वो बिंदु आप गाइड से देख लेना, बाकी सारा इससे कर लेना, दोनों को मिला के नोट्स बना दो खुद की। ठीक है, और वापस वही बात है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोचिंग से, क्लासेस से, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, कई बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग क्लासेस से, फिर वो वापस मुझे पूछेंगे सर आप हम ये किताबें लाए कि नहीं लाए, तो मुझे ये बताना पड़ता है कि आप जो पढ़ रहे हैं मेरे से उनको इन किताबों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर आप एक बार हमारा ये कोर्स पूरा हो जाए, आप बढ़िया तरीके से सारे रजिस्टर बढ़िया पढ़ लो, फिर आप एक एक किताब आप ला के और रजिस्टर से चेक कर लो, कोई नई बात मिलती है ऐड कर दो, तो आपका नोट्स और एनरिच हो जाएगा। लेकिन वो आपको कब करना है, जब एक बार फरवरी या मार्च में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद वो करना, उससे पहले ये मत करना, उससे पहले आप इस हिसाब से चलते रहो। और पहले अगर करना चाहते हैं तो आप अभी जैसे अपना चल रहा है इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन और सोशियोलॉजी और दर्शन शास्त्र, इनकी ला के देख लो आप टॉपिक, आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप चलते रहो। और आपको पता है कि एक्स्ट्रा कितना ही मिल रहा है, आप खुद ही क्लास में मुझे बताते हैं ये एक्स्ट्रा सर कुछ है नहीं, हमने बहुत एक्स्ट्रा कर रखा है ऑलरेडी, तो आप देख लेना उस हिसाब से। ठीक है, सोशियोलॉजी में ये 2 खूब है, बौद्धिक प्रकाशन मोस्ट टॉपिक कवर कर लेता है, और एक आधी गाइड ले लेना, जिसमें क्या होगा कि 2-3 टॉपिक बौद्धिक प्रकाशन से नहीं है वो गाइड से कर। गाइड सारी एक जैसी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जो भी आप एक आधी रख लेते हो, तो इनमें से जो टॉपिक नहीं है वो गाइड से देखना है, और गाइड से सिर्फ वही टॉपिक देखना जो मेन किताब में नहीं है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आता है लोक प्रशासन। ठीक है, अब लोक प्रशासन में भी वही बात है, भारतीय प्रशासन पूरा है, और लोक प्रशासन के सिद्धांत और विषय के रूप में विकास एंड ऑल, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इसके लिए भी हमें इसके भी आपको नोट्स बना लेने हैं। एक 11वीं व 12वीं की RBSC, आप कहोगे सर ये कहाँ मिलेगी, ढूंढने पे व्यक्ति को अमेरिका ही मिल जाता है, ये तो किताब है ना। पिछले इस NCERT का मैं सजेशन नहीं दूंगा, 11वीं और 12वीं की RBSC की किताब मैं कोशिश करूंगा, मुझे कहीं मिली तो अपने टेलीग्राम पे मैं ये किताबें 11वीं 12वीं की लोक प्रशासन और हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पॉलिटिकल की साइंस की किताब जो मैं यहाँ RBSC यहाँ जो लिखी है ना, वो मैं टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिली कहीं तो आप प्रिंट करवा लेना। ठीक है, 11वीं 12वीं की RBSC की किताब लोक प्रशासन की दी बेस्ट थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना है। फिर भी आपको नहीं मुझे देखना है, तब आप अवस्थी एंड माहेश्वरी देख लेना, बड़ी किताब है और बड़ी शानदार किताब है ना, ये एक बड़ी किताब है, देखना चाहते हो तो, लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, तो किताब इन दोनों में से कोई किताब प्रश्न बाहर जाएगा नहीं, और कोई एक आधा टॉपिक बाहर निकलता है तो गाइड से देख लेना। ठीक है, जो टॉपिक निकलता वही देखना है गाइड से, बाकी नहीं देखना है। बाकी 11वीं 12वीं की किताब बेस्ट है,
और फिर तीनों को मिला के नोट्स बना दो। तीनों को मतलब दोनों को मिला के, इसमें तो केवल वही टॉपिक लेना जो इन दोनों में अगर नहीं कोई मिलता है तो, ठीक है। और इधर वापस मैं वही बात कहूँगा कि नोट्स बढ़िया पढ़ लेना, और साथ में आपको 11वीं 12वीं की RBSC देख सकते हो तो देख लेना। कोचिंग वालों को तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि अपना नोट्स प्लस अगर आपको NCERT वगैरह देखते हो तो आप देख सकते हैं, मैं कोई मना नहीं करूँगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। बाकी किताबों की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आती बात फिलोसॉफी की। फिलोसॉफी के साथ क्या दिक्कत है? एक तो है भारतीय दर्शन, ठीक है, और एक है आपका ये यूनानी दर्शन, और एक है आपके नीति शास्त्र। अब हरेंद्र प्रसाद जी की जो किताब आती है वो भारतीय दर्शन के लिए बेस्ट किताब है, भारतीय दर्शन के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए कई बार हम कहते हैं गाइड ही पढ़ लो। पाश्चात्य के लिए जाटव साहब की किताब अच्छी आती है, ठीक है। जाटव साहब का पूरा नाम है D.R. जाटव। और वेद प्रकाश शर्मा की जो किताब आती है वो आती है नीति शास्त्र की। अब 3 किताबें पढ़ो, या फिर आप कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ लो तो भी बेस्ट है। और आपको लगता है नहीं हम गाइड से पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा क्लास के नोट्स पढ़ लो, बढ़िया बेस्ट है, कहीं से भी पढ़ लो आप फिलोसॉफी के लिए। और इन किताबों को लाके पढ़ोगे ना तो दिक्कत पता है कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि इनकी लैंग्वेज एक प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। ये कब पढ़ सकते हो आप? जब आपने क्लास के नोट्स बढ़िया रट लिए ढंग से, फिर पढ़ सकते हो। गाइड के साथ दिक्कत ये है कि उसमें तो ग्लोटिन किया हुआ होता है, कई चीज़ें छोड़ी हुई होती है, तो समस्या ये आती है कि गाइड से फिर बिल्कुल कंसेप्ट विकसित नहीं होता, और पुस्तकें टाइम बहुत ले लेती है। तब बेस्ट ऑप्शन इसका कोचिंग के नोट्स रहते हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र सबसे छोटा भाग भी है और बड़े आराम से किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के लिए आप यहाँ तो आप गाइड ले ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा भाग है टीचिंग मेथड का जहाँ से आप कोई गाइड ले लो। और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है अमीर चंद की, जैन, अमीर चंद जैन की एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है। इनकी किताब पढ़ लेना, साथ में गाइड पढ़ लेना, और दोनों को मिला के आप नोट्स बना सकते हैं। और कोचिंग में भी पढ़ते हैं तो भी ये किताब पढ़ लेना साथ में, कोचिंग के साथ में, तो नुकसान वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये आपके सारे भाग हो गए, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको अब निर्णय लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि किस तरह से 3 बड़े सब्जेक्ट है, 5 छोटे हैं, 5 छोटों के नोट्स बनाने चाहिए, और हो सकता है 5 छोटे हैं तो आप इसकी कोचिंग भी कर लीजिए और इनके शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, फिर इनका रिवीजन चलते रहने दीजिए। 3 जो बड़े हैं उनमें विश्व इतिहास, विश्व भूगोल और राजनीतिक सिद्धांत, इनके शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लीजिए बढ़िया। इनके नोट्स बनाने नहीं, इसको किताब में ही देखना है आपको। और फिर डेली आपको क्या करना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके रिवीजन करते चलना है। पढ़ाई में भी 2 सब्जेक्ट आप साथ में लेके चलिए। इसकी खास बात क्या रहती है कि फर्स्ट पेपर का भी 40% के आसपास, 40 क्या 60% के आसपास सिलेबस जो है वो सेकंड पेपर के साथ कवर हो जाता है। तो आप भर्ती के बाद में भी फर्स्ट पेपर बढ़िया देख सकते हैं, भर्ती तक तो कम से कम इस पर ही ध्यान दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप है वो गाइड लेते हैं तो साथ में पुस्तकें रखें, क्योंकि गाइड से कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता। पुस्तकों की दिक्कत ये आती है, कई सब्जेक्ट्स हमें किताबों में समझ में लेट आती है क्योंकि इतनी समझ विकसित नहीं होती। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको गाइड की आवश्यकता नहीं, क्लासेस बढ़िया कर लीजिए, आप कहीं से भी कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सक्सेस पॉइंट से कीजिए, आपको जहाँ से जो भी शिक्षक ठीक लगता है आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर है, पढ़े नहीं है, वो पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए, और फिर आप एक किताब जो मैंने आपको बता रखी है वो उन किताबों से भी देख लीजिए। और इस तरह से तकरीबन 1 साल लगता है बढ़िया तैयारी करने में। अगर आपके सब्जेक्ट लगभग सारी कमज़ोर है तो 1 साल में आप बहुत बढ़िया सामाजिक की तैयारी कर सकते हैं। फिर 5-6 महीने और मिल जाते हैं, 2-4 महीने, तो बढ़िया हो जाता है। अभी परीक्षा में इतना टाइम है कि आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, तब तक 1 साल से अधिक समय लगने वाला है। आज से ही आप तैयारी शुरू करते हैं तो भी आप आराम से कर लोगे। और सबसे पहले ध्यान रखना, स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो आपको छोटे सब्जेक्ट से करनी है। इनको पहले निपटाओ फटाफट। इसमें फंस गए इतिहास, राजनीति, भूगोल में
तो आपके छोटे सारे सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो ये पहले करिए, और ये करने के बाद में फिर इनकी सिद्धांत करिए, उसके बाद में ये पोर्शन करिए, ठीक है। तो आप बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और हाँ, अगर इसके बाद में भी आपको कोई सामाजिक से रिलेटेड कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मैसेज बॉक्स में जेन्युइन कन्फ्यूज़न हुआ तो डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कि कोई पोस्ट लिख के या आगे कोई वीडियो बना के समाधान कर दूंगा। और हाँ, इस पूरे वीडियो में मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपको मैं सारी सामग्री के बारे में बता सकूं कि आपको सामग्री चयन में आसानी हो सके। इसमें मेरा कोई वित्तीय हित नहीं है और ना ही मेरा किसी कोई किताबों वालों से कोई एग्रीमेंट नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। मेरा सुझाव था वो मैंने आपको बता दिया, मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।